हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो, हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। आज की इस वीडियो में हम उत और उद उपसर्ग के बारे में जानेंगे। मनीष मौर्य को इसमें कंफ्यूजन है उत और उद उपसर्ग में। तो उपसर्ग शब्द है क्या, ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, फिर हम लोग उद और उद उपसर्ग के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, मालूम है कि जब शब्द की रचना हो रही थी तो वो चार आधार पे हुई। चार आधार पे शब्दों का रचना हुआ। तो पहले तो जान ले शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं यानी कि वर्णों के सार्थक, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक, निर यानी बिना, यानी वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं हो। तो निरर्थक शब्द का प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा में कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन वैसे निरर्थक शब्द का जिसका कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर उसका कैसे प्रयोग करेंगे? प्रयोग करने पर क्या होगा? सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि सार्थक हो, यानी कि जो हम शब्द बोले, जो हम बोल रहे हैं वो सामने वाला उसको समझ सके। तो वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वैसा वर्णों का समूह हो जो सार्थक हो, यानी कि जिसका कि कुछ अर्थ हो, वैसे समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब जो ये शब्द की रचना हो रही थी वो चार आधार पे हुई। कौन कौन है? देखो, जो एकदम उपसर्ग तक का जो पॉइंट हमको ले जाएगा सिर्फ हम उसी को थोड़ा बताएंगे। चार आधार पे हुआ। पहला हुआ उत्पत्ति या व्युत्पत्ति बोले, व्युत्पत्ति के आधार पे। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे। के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पर। इन चार आधारों पे शब्दों की रचना हुई, बनाया गया शब्दों को। अब रचना और बनावट के आधार पे ये जो है, इसके आधार पे इसको तीन भागों में बांट दिया गया। कौन कौन? रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इसके अंतर्गत कैसे कैसे शब्द रखे गए, बनाए गए? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में वैसे शब्द को बनाया गया जिसका केवल एक ही अर्थ होता हो और उसका खंड करने पर, खंड अर्थात उसको अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे मान लो घर। घर कहने से सिर्फ एक ही अर्थ समझ में आ रहा है कि घर कैसे। अब घर हम बोल रहे हैं तो तुम लोग के दिमाग में कौन जा रहा होगा? एक चित्र आ जा रहा होगा घर का, इसे ही घर कहते हैं। और अगर हम इसको खंड कर दें, यानी इसको अलग अलग कर दें, तो घ और र ये दो मिलकर कर बना घर। तो घर जो है न घ का कोई अर्थ है और न र का कोई अर्थ है। तो इस प्रकार के शब्द का जब निर्माण हुआ उसको कहा गया रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जिसका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे मान लो दूसरा शब्द हम लेते हैं विद्या।
अब विद्या शब्द भी लिए हैं तो वी का कोई अर्थ नहीं है, द का कोई अर्थ नहीं है, या का कोई अर्थ नहीं है, विद्या हो गया। उसी प्रकार से आलय, आ का अर्थ नहीं, ऐसे आ मतलब समझते हैं कि क्रिया शब्द है आ, ला का कोई अर्थ नहीं है, या का कोई अर्थ नहीं है, नहीं निकलेगा। तो इस तरह के शब्द को कहते हैं रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द जो है वो रूढ़ शब्द से ही बना है, यानी ये जो एक शब्द बन गया और ये एक शब्द बन गया, जब दो शब्दों को मिलाकर एक नया तीसरा शब्द बनाया गया, उस प्रकार के शब्द को कहा गया कि यौगिक शब्द है। अब देखो, इसीलिए हम विद्या और आलय यहाँ लिए ताकि इसको फिर आगे समझने में आसानी हो तुम लोग को। अब मान लो दो रूढ़ शब्द हम ले लिए यहाँ, विद्या, दो शब्द विद्या जोड़ आलय। अब इन दो शब्दों को मिलाकर क्या बन गया एक शब्द, विद्यालय। ये एक नया शब्द बन गया विद्यालय। इस प्रकार के शब्द को कहा गया यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द उसे कहा गया जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ की ओर इंगित करता है या संकेत करता है या बताता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज है, पंक यानी कीचड़, और ज से जन्मा, या कहीं कीचड़ ज का अर्थ में भी दे देता है, ज से जन्मा भी, यानी कीचड़ में जन्मा। तो कीचड़ में कौन सा फूल जन्म लेता है, कमल का फूल खिलता है, या कीचड़ में कौन सा फूल होता है, कमल का फूल। तो ये जो पंकज है अपने आप में ये एक अपना अर्थ न बताकर एक विशेष अर्थ को छुपाए हुए। पंकज यानी कीचड़ में जन्मने वाला फूल जिसका नाम है कमल। उसी तरह से मान लो दूसरा ले ले दशानन। दशानन अभी अपना सामान्य अर्थ को छोड़ दिया, 10 यानी संख्या में 10 हो गया, और आनंद का मतलब हो गया चेहरा या मुख बोले, चेहरा बोले या मुख बोले। तो इसका समान अर्थ क्या निकला, 10 चेहरा वाला। लेकिन 10 चेहरा वाला किसकी ओर संकेत कर रही, इशारा कर रहा है रावण की ओर। किसको 10 चेहरा था, 10 मुखों वाला कौन था, रावण। तो ये अपना समान अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ को बतलाता है उसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। रावण, ये रावण की ओर संकेत कर रहा है कि रावण को ही 10 मुख था। तो ये हो गया हमारा रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द को हम देखें। यौगिक शब्द क्या हो देख रहे हैं कि इसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक तीसरा शब्द बनाया जा रहा है। तो कुछ दिमाग में याद आ रहा है कि 2 शब्द को जब मिलाते हैं और तीसरा शब्द बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, 2 शब्दों को मिलाने संधि कहते हैं। संधि में भी हम क्या करते हैं, 2 शब्द को लेते हैं और उसके पास वाले यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलाते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। और उसके मिलने के बाद उसमें जो परिवर्तन आता है, विकार आता है, वो नया शब्द बन जाता है उससे। जैसे मान लो संधि, जैसे मान लो दे देते हैं विद्या जोड़ आलय। यहीं पे देख लो, विद्या हो गया एक शब्द, आलय हो गया एक शब्द। पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों को जब मिला दिए तो मिला के क्या बन गया, विद्यालय। क्या परिवर्तन आ गया कि यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है, और ये दोनों आ मिलकर एक आ बन गया। कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन संधि ये नहीं है कि 2 वर्णों के मेल को, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि उसे नहीं कहते, संधि मेल को कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं व्यवहारिक से, कि मान लो 2 दोस्त हैं, एक राम है और दूसरा अवतार है, ठीक है। राम और अवतार 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों, राम भी जो है राम अवतार को जान रहा है और
जान रहा है, यानी रामावतार जो है ये राम को भी जानता है और ये अवतार को भी जानता है, और ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अजनबी हैं। तो ये दोनों अजनबी को मिलाने वाला ये है रामावतार। तो ये जब दोनों मिल गए, देखो राम इसमें बन गया म और अ, और ये अ, तो ये अ और ये अ मिल करके क्या बन गया आ, जिसका कि मात्रा ऐसे हम लोग लगाएंगे, व्यंजन के साथ मात्रा ही लगाते हैं। तो क्या हो गया, ये देखो राम, ये हो गया अ व ता र, रामावतार बन गया। तो हम ये समझा रहे थे कि संधि किसे कहते हैं, ये जो दोनों था राम और अवतार, ये दो अजनबी था, एक दूसरे को नहीं जान रहा था। राम अवतार जो था ये राम को भी जान रहा था और अवतार को भी जान रहा था। तो राम अवतार क्या किया, इन दोनों के बीच संधि कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मेल कर दिया। और मेल करने के बाद क्या हुआ, उन दोनों में कुछ अंतर हो गया। अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब जानने लगे तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों का एक साथ आना जाना घूमना हो रहा है, साथ पढ़ना भी हो रहा है, और एक दूसरे के घर भी अब आने जाने लगे हैं, ये अंतर आ गया। लेकिन ये नहीं होगा कि संधि इसको कहेंगे कि अब दोनों एक दूसरे के घर आ जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, ये संधि नहीं हुआ। संधि का अर्थ हो गया मेल, यानी राम और अवतार जो दोनों अजनबी थे, उन दोनों को जो मिला दिया गया, संधि करा दिया गया, उसे ही कहते हैं, इन दोनों को मिला दिया गया उसे ही संधि कहते हैं। संधि यानी मेल, और मेल हो जाने के बाद फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है और विकार आ जाता है। तो उसी प्रकार से यौगिक शब्द में क्या है, दो शब्द है, और दो शब्द का पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब संधि होता है, यानी दोनों में जब मेल हो जाता है, तो मेल होने के बाद फिर उसमें परिवर्तन या विकार आ जाता है। तो एक हो गया यौगिक शब्द इस तरह से बनता है, और यौगिक शब्द जो हो गया ये भी दो प्रकार से बनता है। कहाँ पे इसको इरेज कर बताते हैं। ये देखो यौगिक शब्द जो है, ये भी यौगिक शब्द दो प्रकार से बनते हैं, एक उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय से। यौगिक शब्द उपसर्ग और प्रत्यय से भी बनते हैं। उपसर्ग क्या है, ये पूरा पूरा शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। उपसर्ग क्या है, शब्दांश है, और प्रत्यय भी शब्दांश है, और ये दोनों शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो कहोगे कि जब ये भी शब्दांश है और ये भी शब्दांश है, उपसर्ग भी शब्दांश है, प्रत्यय भी शब्दांश है, तो फिर दोनों में अंतर क्यों है? दोनों ही तो शब्द में जुड़ कर एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। उपसर्ग भी शब्द में, मूल शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं, और प्रत्यय भी जो है ये भी मूल शब्द में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर ये है कि उपसर्ग जो है ये शब्द के पूर्व में जुड़ता है, शब्द के पूर्व में, यानी पहले, मूल शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता है और मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जुड़ता है, ये शब्द के बाद जुड़ता है। इस तरह से रचना या बनावट के आधार पे तीन प्रकार के शब्द बने, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो है वैसे शब्द है जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द जो है वो दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, जो कि संधि में है। संधि में भी हम लोग दो शब्द को आपस में मिलाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ये यहाँ बता दिया गया, फिर एक नया चैप्टर बन गया इसके लिए, संधि विस्तार से। तीसरा हो गया योगरूढ़ शब्द, जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष शब्द की ओर बताता है या इशारा करता है, उसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। ये समास में आता है। इस प्रकार के योगरूढ़ शब्द जो है ये समास में बहुब्रीहि समास होता है, वहां इस प्रकार के शब्द बनते हैं।
तो यौगिक शब्द को हम बोले कि ये भी दो प्रकार के शब्द से बनता है। एक तो संधि कर कर, एक है संधि कर कर जो इस तरह से यहाँ बना विद्या जोड़ालय विद्यालय, और दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय से। उपसर्ग जो है ये पूरा पूरा शब्द नहीं है, शब्दांश है ये उपसर्ग। शब्दांश यानी शब्द का एक अंश है, शब्द जोड़ अंश मिलकर बना शब्दांश। अंश यानी भाग, ये पूरा पूरा शब्द नहीं होकर एक शब्दांश है, शब्द का एक भाग है। उसी प्रकार से प्रत्यय ये भी एक शब्दांश है, ये भी पूरा पूरा शब्द न होकर शब्द का एक भाग होता है। अंतर दोनों में क्या है कि उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ता है, पहले जुड़ता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। किसी किसी शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द के में उपसर्ग भी जुड़ा होता है और प्रत्यय भी जुड़ा होता है। जैसे एग्जांपल दे दें, समाज। समाज में जब इक जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मूल शब्द है समाज और इक हो गया प्रत्यय, मिलकर क्या बना दिया, सामाजिक। अब अगर इसमें अ जोड़ दे उपसर्ग, अ जोड़ समाज जोड़ इक, तो ये क्या बन जाएगा, असामाजिक। तो इस प्रकार के शब्द में क्या है कि उपसर्ग भी जुड़ा है और ई और क, इक प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के भी शब्द बने हैं। किसी किसी मूल शब्द में एक ही उपसर्ग जुड़ा होता है, किसी में दो भी जुड़ा होता है, किसी में तीन भी जुड़ा हुआ है उपसर्ग, और तब नए शब्द का निर्माण हुआ है। मूल शब्द में एक उपसर्ग, दो या तीन उपसर्ग मिलेगा, एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय भी मिलता है। अब जैसे मान लो एक दो का हम बता देते हैं, जैसे असुरक्षित। अब असुरक्षित में कितना उपसर्ग है, एक तो अ हो गया, दूसरा सु हो गया और तीसरा रक्षित हो गया, असुरक्षित। अब इसमें देखो दो उपसर्ग है, समाचार। देखो समाचार, समाचार में भी दो उपसर्ग है, सम जोड़ आ जोड़ चार। चार मूल शब्द है, इसके आगे दो उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो कभी कभी मूल शब्द में एक या दो या कभी कभी तीन भी उपसर्ग मिला रहता है। खैर, हमको पढ़ना है उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग जान गए कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या फिर उसके अर्थ को ही बदल देते हैं। दो काम कर सकता है, दोनों एक ही साथ नहीं करेगा, या तो उसके अर्थ को ही पूरा बदल देगा या फिर जो उसका अर्थ होता है उसमें और विशेषता ला देगा। जैसे मान लो बल, बल शब्द ले लेते हैं। अगर बल में, बल यानी ताकत, अगर इसमें निर शब्द लगा देते हैं, निर उपसर्ग, तो ये क्या बन गया, निर्बल। निर्बल यानी बल यानी ताकत, और नीर लगा दिए, नीर का अर्थ होता है बिना। बिना, तो निर्बल का अर्थ क्या हो गया, बिना ताकत वाला, कमजोर। तो ये उस पूरा अर्थ ही इसका बदल दिया, एकदम विलोम शब्द हो गया। बल और निर्बल, यानी बल यानी ताकत वाला, ताकतवर, और निर्बल हो गया कमजोर, जिसको की ताकत ही नहीं है। उसी प्रकार देखो प्रबल। अब प्र मतलब होता है अधिक, बल यानी ताकत, प्रबल, प्रबल यानी अधिक ताकत वाला हो गया, यानी इसकी अर्थ को और बढ़ा दिया। तो उपसर्ग का जो हम परिभाषा बोले यहाँ पूरा प्रमाणित हो जा रहा है, साबित हो रहा है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व लगकर यानी पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है या फिर उसके अर्थ को ही बदल देता है।
अब यहाँ बल था ताकतवर, निर लगा दिए, निर्बल यानी कमजोर हो गया। कहाँ ताकतवर कहाँ कमजोर, एक दूसरे का एकदम अपोजिट हो गया। ये हो गया बल मूल शब्द, इसमें प्र उपसर्ग लग गया। प्र मतलब हो गया अधिक, प्रबल यानी अधिक ताकतवर, उसकी और विशेषता को बढ़ा दिया। ये हमारा हो गया उपसर्ग की परिभाषा। अब यहाँ जो हमारा सवाल है मनीष मौर्य का कि उद और उद उपसर्ग जो है इसमें इनको कंफ्यूजन है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं, पहुंच गए हैं उपसर्ग तक। उपसर्ग जान गए कि वे शब्दांश है और कहाँ लगता है, ये शब्द के पहले लगता है और शब्द के पहले लगकर क्या करता है, या तो उसके अर्थ को ही पूरा बदल देता है या फिर उसके अर्थ में और विशेषता ला देता है। ये उपसर्ग हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं उद और उद पर। अब देखो, अब तक हम लोग क्या जाने, पहला रचना या बनावट के आधार पर क्या जाने, 3 प्रकार के शब्द बने, रूढ़, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द कैसे कैसे बने, पहला एक संधि बनकर, 2 शब्दों के मिलाने से जो नया शब्द बना उस प्रकार से भी एक नया शब्द बना, और दूसरा हम देखें कि शब्दांश से भी बनता है। शब्दांश से भी नए शब्द का निर्माण होता है। शब्दांश 2 प्रकार के हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्दांश कौन कौन है, ये उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगता है और ये शब्द के अंत बाद में लगता है। तो इस प्रकार से भी शब्द का निर्माण हो गया और इस प्रकार से भी शब्द का निर्माण हो गया यौगिक शब्द में। अब तो उद और उद ये जो है, इसमें अगर मान लो उद से कुछ एग्जांपल ले ले, जैसे उत्तम, ठीक है, और एक ले ले उत्तम हो गया, उन्नति हो गया। उन्नति से तो नहीं है ना, अच्छा उत्तम ही ले लेते हैं, चलो एक ही से समझा देंगे, उसी प्रकार से सब हो जाएगा। और यहाँ लिख लो 10 एक ले लो, उद्घाटन या फिर उदय। उद है इसमें भी, इसमें उद है, इसमें उत्तम है, ऐसे लिख देते हैं उत्तम। ये आधा त है, यानी कि समझाने के लिए देखो ऐसे हम लिखा नहीं जाता इसको, उ त म ऐसे नहीं लिखा जाता। ये द्वित व्यंजन हो गया तो दोनों एक साथ संयुक्त होकर लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, उत्तम, चाहे ऐसे लिखे फिर या फिर इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं तो वही हो जाता है आधा त हो गया। ये पूरा नहीं उतर के ये आधा में ही रह गया तो उत्तम हो गया, है ना। तो उद अगर उपसर्ग है तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, उपसर्ग किसी भी शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय अलग करते समय हमको 3 बात का ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि मूल शब्द है, जो जिस मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ रहा है उस मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए। अगर मन ही मन उसको अलग करके देखोगे और मूल शब्द का देखोगे कि उसका अर्थ निकल रहा है या नहीं, अगर अर्थ नहीं निकल रहा है इसका मतलब है कि तुम जो वो विच्छेद किए हो, उपसर्ग को अलग किए हो, उसमें कहीं त्रुटि रह गई है, कहीं गलती हो गई है, तभी तुम्हारा मूल शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर मूल शब्द का अर्थ निकल रहा है, वो मूल शब्द सार्थक है, तब तुम जो वो विच्छेद किए हो, उपसर्ग को उस शब्द में से मूल उपसर्ग को अलग किए हो, वो तुम्हारा सही है। इसलिए उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करते समय ध्यान दोगे कि जो मूल शब्द में ये उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा है वो मूल शब्द का अर्थ, वो मूल शब्द सार्थक है या नहीं, वो मूल शब्द का अर्थ वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है इसका मतलब है कि हम जो उपसर्ग या प्रत्यय अलग किए, अगर उसमें जुड़ा हुआ है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है और अगर हम उसको अलग कर रहे हैं और मूल शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हमारी कहीं त्रुटि, कहीं गलती हो गई है। और अगर मूल शब्द का अर्थ निकल रहा है,
इसका मतलब कि हम मूल शब्द सही मूल शब्द से उपसर्ग या प्रत्यय सही निकाले। तो यहाँ जो है अगर मान लो उत उपसर्ग लेकर हम चलते हैं, इसमें जानते हो उत और उद इसमें बहुत विवाद चल रहा है, अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है इसमें। अभी उद और उद ये दोनों में अभी विवाद हो रहा है कि दोनों को माना जाए या दोनों में से एक को माना जाए। अगर मान लो उत उपसर्ग मानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत जोड़ तम, यानी उत उपसर्ग को हम कर दिए और तम यानी अंधेरा। तो ये मूल शब्द हो गया, ये उपसर्ग हो गया, शब्द के पहले जुड़ा हुआ है तो ये उत उपसर्ग के अंतर्गत आ गया। अगर हम इसको मानते हैं तो फिर ये नहीं होगा। उद से तक उदाहरण हो गया यहाँ उद्घाटन, उद जोड़ घाटन, या फिर उद जोड़ उदय। लेकिन ये तो शब्दांश हो गया। अगर इस आ जाएगा कि मान लिया उत्तम शब्द है, इसमें से उपसर्ग को पहचानिए कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उत जोड़ तम उत्तम कर देंगे कि इसमें उत उपसर्ग लगा है। अगर मान लिया कह दिया कि उदय आ गया है, कहेगा कि इसमें से उपसर्ग पहचानिए निकालिए कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोड़ कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग। इसके अनुसार ये ठीक हो गया। लेकिन यौगिक शब्द में संधि भी है और संधि में भी शब्दांश को शब्द से जोड़कर नए शब्द बना लेते हैं। जैसे उद्घाटन ही ले लें। उद्घाटन जो शब्द है इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं, उत जोड़ घाटन, यही लिखेंगे उत जोड़ घाटन बनेगा उद्घाटन। तो हम देख रहे हैं कि संधि में भी तो हम शब्दांश को लेकर कर बनाते हैं और उपसर्ग में भी हम शब्दांश को ही लेकर बना रहे हैं। तो अगर सिर्फ हम शब्दांश मान ले इसको तो फिर संधि का नियम जो है ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा, सही नहीं हो कहलाएगा। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो उत्तम शब्द है, मान लो उत्तम शब्द है, इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ उत, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उपसर्ग पहचानने बोल रहा है, तो हम उत दिया रहेगा, उत में लगा देंगे कि ये उपसर्ग है। लेकिन अगर उद्घाटन आ गया, ठीक है, और इसमें कहेगा कि क्या है उपसर्ग, तो हम उद लिख देंगे कि ये उद उपसर्ग है। लेकिन अगर हम इसको उपसर्ग मान लेते हैं तो ये संधि के अनुसार गलत हो जाएगा। संधि में क्या है, त द में बदल जाता है, त द में परिवर्तित हो जाता है। उत जोड़ घाटन करेंगे तो उत जो है ये द में बदल जाएगा तो ये आ जाएगा उद्घाटन बन जाता है। संधि ऐसे होता है। तो अगर उद कर देते हैं तब तो उपसर्ग हो जाता है, तब यहाँ संधि का नियम नहीं चलता है और संधि का भी नियम होना चाहिए। तो उद को जब हम त में बदल देते हैं, उद जोड़ घाटन करते हैं, यानी ये उपसर्ग बना देते हैं, तभी हमारा सही हो जाता है। उद यहाँ उपसर्ग मान रहे हैं ना, उद को यहाँ उपसर्ग मान रहे हैं, ये उपसर्ग हो गया। तो जब हम उद और घाटन कर देते हैं तो ये संधि हमारा सही है, संधि के नियम के अनुसार। चाहे उद्धार है ना, ध है, या ऐसे लिखो उद्धार। तो उद्धार में क्या होता है, संधि के नियम के अनुसार उत हो जाएगा, उत जोड़ हार। उसका क्या नियम है कि अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ह है तो ये क्या हो जाता है, ये तीसरे में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तो क्या हो जाएगा, त था द हो गया। और ये जो है इसका चौथा बन जाएगा, यहाँ
ये तीसरा बना और ये इसका चौथा बन जाएगा। तो क्या होता है, त थ द ध, ये हो गया ध रा, और में आ लगा है, आ हो गया उद्धार। तो संधि के नियम के अनुसार क्या हुआ, उत हो गया। और अगर सिर्फ अब कहा जाता है इसमें कि उद्धार में उपसर्ग क्या है, तो उद करते, और संधि के अनुसार ये उत होता, और तब इसमें चेंज आ जाता और उद्धार बन जाता। इसलिए हमारा जो अष्टाध्यायी जो है, संस्कृत के जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी के संस्कृत के जो ग्रंथ है, उसमें उद का ही वर्णन है। लेकिन पंडित कामता प्रसाद जो हैं गुरु शिक्षाविद, उन्होंने दोनों रूप को माना है, दोनों स्वरूप को माना है। उन्होंने उत को भी माना है, उद को भी माना। उपसर्ग अगर करना है तब तो उपसर्ग अगर निकालना है तब तो हम वही कर देंगे। अगर ऑप्शन में मान लो उद्घाटन का ही लेकर बताते हैं, इसमें अगर कहेगा कि उपसर्ग क्या है, उद दिया हुआ है, तब तो हम उद को टिक कर देंगे कि केवल वो उपसर्ग पूछ रहा है, इसका मतलब है। लेकिन अगर उद और उद दोनों दिया है, दोनों ऑप्शन में है, तो ऐसी हालत में हम क्या करेंगे, तब हम उद को लगाएंगे। उद को लगाने से क्या होगा कि ये उपसर्ग भी हो गया और संधि नियम के अनुसार भी हो गया। तब में क्या में बदल जाएगा, तब में बदल जाएगा संधि के नियम के अनुसार, और फिर ये उत हो जाएगा। तो जब हम उत में कर देंगे तो ये हमारा दोनों नियम, इसमें दोनों नियम का मान रखा जाएगा, दोनों नियम इसमें लागू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में उत लिखा हुआ है तब तो हम उत को ही टिक लगा देंगे, अगर उत से बना हुआ शब्द है तो। अगर उद लगा हुआ है तो उद को ही कर देंगे, और अगर उत और उद दोनों दिया है तो इसका मतलब है कि वो दोनों नियम लागू होने के लिए कर रहा है, तो तब हम वहां उद को लगा देंगे टिक। जैसे कि उत्तम, उत्तम में क्या होगा, उत नहीं होगा, तब यहाँ हो जाएगा, अगर त लगा हुआ है, त से कोई शब्द बना हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देंगे उद में, और उद से कोई अगर शब्द बना है तो उसको उत में चेंज कर देंगे। जैसे उद्गम, उद्गम हो गया। अब यहाँ उद है तो इसको क्या में चेंज कर देंगे, उत जोड़ गम। उसी तरह से उद्धार हो गया, और क्या बोलते हैं, उद्धार है, उद्घाटन है, उद्भव है। उद में जहां अगर उद वाले शब्द रहेगा तो इसको क्या समझदारी दिखाना है, उत में बदल देंगे। और अगर उद से बना हुआ शब्द है, उद से, तब उसको हम उद में परिवर्तित कर देंगे। ये हमको समझदारी दिखानी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि उद और उद उपसर्ग समझ में आ गया होगा। हमारे जो शिक्षाविद हैं पंडित कामता प्रसाद जी, वो इन दोनों को लेकर चले हैं, दोनों रूप को स्वरूप को माना है। इसलिए अगर उद से शब्द बना हुआ है तो उसको हम उत में बदल देंगे, और उत से अगर कोई शब्द बना हुआ है, जैसे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण में भी उत है, तो इसको क्या करेंगे हम, उत जो तीर्ण कर देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोनों नियम हो जाता है, उपसर्ग भी अलग कर दिए और संधि के नियम के अनुसार क को फिर द में बदल देंगे तो उत्तीर्ण बन जाएगा। दोनों नियम यहाँ लागू हो जाता है। तो बस ध्यान देना है कि अगर उद से बना हुआ शब्द है, उद से शब्द बना हुआ है तो उद कर देंगे, और उद से बना हुआ शब्द है तो उसमें उत कर देंगे उपसर्ग। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और सभी लोग भी जाने। इसके बाद जो हम टॉपिक लेकर आएंगे वो टॉपिक है एक, क्या नाम बताइए यार, नाम नहीं याद आ रहा है।
वो बोली कि मैम हमको बोलने और लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, खास करके नाम में। वो बोली कि जैसे कि नाम को लिखने और बोलने में हमको दिक्कत होता है। ज़्यादा वो एक्सप्लेन उतना नहीं कर बताइए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसको किस चीज़ में दिक्कत कहाँ होता होगा। मेरे ख्याल से उसको र का रेप में दिक्कत होता होगा, या फिर अनुस्वार वाले में लिखने में दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम उसी के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।